with the name of Allah Almighty. The Dying Sun. Second year, English. Dying sun, डूबता हुआ सूरज, मरता हुआ सूरज. सर जेम्स जीन्स ने लिखा है इस ऐसे को. ये बेसिकली एसेज हैं. इस ऐसे के अंदर राइटर कहता है, वो कहता है हमें आसमान पर बहुत सारे सितारे नज़र आते हैं, लेकिन ये आपस में टकराते क्यों नहीं. फिर खुद जवाब देता है, क्योंकि इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा फासला है. हमें करीब नज़र आते हैं लेकिन करीब है नहीं. अगर आप एरोप्लेन में बैठे हों और आप नीचे समंदर में देखें तो आपको वहाँ पर 2, 3, 4, 7 आपको शिप्स ज़रूर नज़र आएंगे और आपको लगेगा ये शिप्स बिल्कुल करीब करीब हैं. दर हकीकत उनके दरमियान में हज़ार मील का डिस्टेंस होता है, फासला होता है. ऐसे ही आसमान पर सितारे करीब नज़र आते हैं लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फासला है. ये सितारे किस चीज़ के बने हुए हैं? ये आग के बड़े बड़े गोले हैं. ठीक है. ये प्लैनेट्स क्या होते हैं? इन्हीं सितारों के कुछ टुकड़े टूटकर हवा में बिखर जाते हैं और सितारे के गिर्द गर्दिश करना शुरू कर देते हैं. उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं. प्लैनेट्स. ठीक है. स्टार्स बर्निंग बाउल्स ऑफ फायर हैं और प्लैनेट्स जो हैं वो ठंडे होते हैं, जैसा कि चांद है, हमारी ज़मीन है, मार्स है. ये सारे प्लैनेट्स हैं. राइटर फिर एक बात करता है कि हमारी ज़मीन जो कि एक प्लैनेट है कैसे वजूद में आ सकती है. राइटर बताता है, हो सकता है कई हज़ार साल पहले एक बड़ा सितारा किसी नॉर्मल सितारे के करीब से गुजरा हो. वो नॉर्मल सितारा कौन था? नॉर्मल स्टार मैं कह रहा हूँ सूरज को. सूरज अपनी जगह पर था, एक बड़ा सारा स्टार और घूमता हुआ आया सूरज के करीब, तो सूरज के ऊपर बड़ी बड़ी वेव्स खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी लहरें उभरने लगी. अब ये लहरें हीलियम की थीं, बेरिलियम की थीं, लोहे की थीं, जिस चीज़ मर्जी की थी. ये बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और जो ही वो बड़ा स्टार हमारे सूरज की सरफेस के करीब से गुजरा तो ये लहरें सूरज को तोड़कर बाहर निकल आई, सूरज से टूट गई. और कुछ तो ज़हरी बात है उस बड़े सितारे के करीब जा खड़ी होंगी, उसके साथ चिमट गई होंगी, कुछ हवा में बिखर गई होंगी. ये सितारे के ऊपर क्यों गई हैं ये दूसरी वेव्स? भाई हर स्टार के अंदर एक कशिश होती है, जैसा कि सूरज के अंदर भी कशिश है. अगर आप दोपहर के वक्त समंदर के किनारे जाकर ठहरें तो पानी के अंदर उछाल होता है, और अगर आप असर और मगरिब के दरमियान समंदर के किनारे पर ठहरें तो पानी किनारे को छोड़ देता है और पीछे की तरफ चला जाता है, उस तरफ जिस तरफ सूरज गया होता है. इसी तरह चांदनी रात में मछेरों को समंदर में नहीं जाने देते क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा उछाल होता है, लहरें होती हैं. यानी कि सियारे भी कशिश रखते हैं, सितारे भी कशिश रखते हैं. इसी तरह जब बड़ा सितारा ज़मीन के करीब आया, बड़ा सितारा सूरज के करीब आया तो क्या हुआ होगा? बड़ी बड़ी कशिश की वजह से लहरें उठी और लहरें सूरज को से टूट गईं, टूट कर वो सितारे से जा टकराईं और कुछ दाने, कुछ नुक्ते, कुछ कतरे वो हवा में बिखर गए और वो कतरे ना तो वापस सूरज में जा सके, ना ही वो उस बड़े सितारे के पास जा सके. वो सूरज के गिर्द घूमना शुरू हो गए. उनमें से एक छींटा हमारी ज़मीन है. हमें लगता है कि हम बड़े इम्पॉर्टेंट हैं इस ज़मीन पर, लेकिन हमारी पूरी कायनात में ज़मीन की हैसियत इतनी है जितने कि तमाम दुनिया के सहरा इकट्ठे कर लिए जाएं और उसमें एक ज़रा हो, रेत का एक ज़रा हो, तो एक ज़रे के ऊपर हम सारे मौजूद हैं. कायनात इतनी बड़ी है. तो राइटर सोचता है कि ज़मीन के ऊपर फिर ज़िंदगी कैसे शुरू हुई होगी. वो कहता है बस किसी तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया, कोई ज़िंदा चीज़ पैदा हो गई एक पहले, फिर उसके बाद वो
पेचीदा से पेचीदा होती गई और आखिर ये जानवर और इंसान बन गए। इसकी फ़िलासफ़ी दर हकीकत डार्विन की फ़िलासफ़ी से है। डार्विन कहता है हम तमाम इंसान, परिंदे, जानवर और नबातात, जितने दरख्त पौधे हैं, इन सब का बाप और माँ एक ही थी, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम पैदा हुए हैं। तो अक्सर ये सवाल किया जाता है भाई ज़मीन पर खुद ब खुद तो कोई चीज़ पैदा नहीं होती, तो फिर कैसे पैदा हो गया? कोई ना कोई चीज़ आप कहते हैं पैदा हो गई होगी। उसका जवाब ये है, मैं सोचता हूँ ज़मीन पर एनर्जी मौजूद थी, बादल की शक्ल में, हवा की शक्ल में, समंदर में उछाल की शक्ल में, और बादलों में चमकने वाली बिजली की शक्ल में। तो एनर्जी तो मौजूद थी। तो एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट पैदा होना, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म पैदा होना जिसके अंदर एनर्जी हो, ये फिर अचंभा नहीं, ये कोई बड़ी हैरत की बात नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। तो फिर वो जानदार नशोनुमा करता गया, जो समंदर में ही रहना शुरू हो गए वो मगरमच्छ और फिर मछलियाँ बन गए, जो सहराओं में आ गए ऊँट बन गए, जिनको लड़ना पड़ा अपनी खुराक के लिए वो शेर चीते बन गए, जिनको अकल इस्तेमाल करनी पड़ी अपनी बका के लिए वो क्या बन गए? इंसान बन गए। शाबाश आप सही हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी पर आगाज़ हो गया। तो राइटर पूछता है कि कायनात के अंदर ये जो स्टार्स हैं और स्टार्स के जो ये झुरमुट हैं, गैलेक्सीज, इनके दरमियान में बड़ा फासला है। एक स्टार का दूसरे स्टार के दरमियान बड़ा फासला है। स्टार्स के करीब तो बड़ी गर्मी है, लेकिन स्टार्स से दूर चले जाओ तो बड़ी सर्दी है। फिर राइटर ये सवाल पूछता है, कहता है कि हम जैसी ज़िंदगी को किसी और प्लैनेट पर होने के लिए या स्टार पर होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो जवाब देता है, कहता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है। तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कायनात में किसी जगह पर ऐसा एटमॉस्फेयर हो, ऐसा दर्जा हरारत हो, पानी भी हो, ऑक्सीजन भी हो, जहाँ पर हम जैसी ज़िंदगी कायम रह सके। ओके। और फिर राइटर कहता है इस पूरी कायनात के अंदर हम एक छोटे से ज़रे की हैसियत रखते हैं, अपनी ज़मीन को लिए बैठे हैं। तो राइटर कहता है हम इस ज़मीन पर ठहरे हुए डरे हुए हैं, हम खौफज़दा हैं। This is your host, lecturer M.K. Bhutta. Now you are going to study the question answers. I have made only 5 questions. 5 questions हैं। तमाम questions तकरीबन तमाम बोर्ड्स के इसी में कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नोट्स अवेलेबल हैं, किसी ने लेने होंगे तो व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे 033346555305। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ स्टार्स एंड प्लैनेट्स डिफर। सितारे और सियारे मुनफरद कैसे हैं, इनमें क्या फ़र्क है, आप बताएं। स्टार्स क्या होते हैं और प्लैनेट्स क्या होते हैं? सर स्टार्स गर्म बहुत होते हैं, उधर रहने की इंसान रह नहीं सकता, और प्लैनेट्स पे ठंडे बहुत होते हैं, उधर इंसान रह सकता है। और प्लैनेट ये स्टार के छोटे छोटे टुकड़े हैं टूट के जो आए हैं। गुड, वेरी गुड। 2012 में क्वेश्चन रेज हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अगेन क्वेश्चन सेम है, व्हाट आर द प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। पूछा गया सवाल कि प्लैनेट्स क्या हैं और प्लैनेट्स किस तरह वजूद में आए, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। 2007 में ये क्वेश्चन रेज किया गया। आंसर ब्रैकेट में आपने पहले लिखना है, विद द रेफरेंस ऑफ थॉट प्रोवोकिंग साइंटिफिक एसे द डाइंग सन। इस लाइन का मतलब है मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही सोच विचार पर मजबूर कर देने वाले साइंसी ऐसे द डाइंग सन के रेफरेंस से, हवाले से। जनाब मैं इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं साइंटिफिक ऐसे डाइंग सन के रेफरेंस से, हवाले से।
यानी कि उस चैप्टर में से मैं सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। ये लाइन आप हर सवाल के स्टार्ट में लिख सकते हैं। समझो कि इसके 0.5 मार्क्स हैं, यानी कि आपको आधा नंबर इसका मिल जाना है। और ये एक नया तरीका जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये लाइन उनको मेरिट्स पर पहुंचाएगी। द स्टार्स आर द बिग बर्निंग बाउल्स ऑफ फायर। सितारे बड़े बड़े जलते हुए आग के गोले हैं, आग के भड़कते हुए भभकते हुए गोले हैं। कौन? सितारे, स्टार्स। दे वंडर अराउंड इन स्पेस, और फिजा में अकेले घूमते रहते हैं। कौन? सितारे। समटाइम आ स्टार थ्रोज ऑफ इट्स पीसेस। बाज़ एक स्टार अपने टुकड़े फिजा में फेंक देता है। These pieces begin to move round it। ये टुकड़े इस स्टार के गिर्द मूव करना शुरू कर देते हैं, हरकत करना शुरू कर देते हैं। They become cool। बाद में ये ठंडे हो जाते हैं। जब स्टार में से निकले थे तो गर्म होंगे, ज़ाहिर बात है, क्योंकि स्टार भी बर्निंग बॉल ऑफ फायर है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फ़िज़ा ठंडी होती है, वो ठंडे हो जाते। जैसा कि हमारी ज़मीन है, ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा अभी भी इंतहाई गर्म है, जिसे मेंटल कहते हैं। दे आर कॉल्ड इट्स प्लैनेट्स। ये टुकड़े जो बाद में ठंडे हो जाते हैं, ये जो स्टार इनको बाहर फेंकता है या जिस स्टार के गिर्द ये घूम रहे होते हैं, उन्हीं के ही प्लैनेट्स कहलाते हैं। हमारी ज़मीन किसका प्लैनेट है? कौन स्टार का? सूरज का। सूरज भी एक स्टार है। सूरज स्टार है, ज़मीन हमारी प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स। कैसे ये मुमकिन है कि एक स्टार कभी कभार पाता है अनदर स्टार नियर इट, किसी दूसरे स्टार को अपने करीब। ऐसे कैसे होता है? सितारे आपस में टकराते क्यों नहीं, करीब क्यों नहीं आते? कभी कभार एक दूसरे के करीब क्यों आते हैं? क्योंकि उनके दरमियान फासला होता है। हाउ डू द स्टार्स जर्नी इन स्पेस। फिजा के अंदर स्टार्स की जर्नी कैसी है, सफ़र कैसा है? डज वन स्टार कम एनीवेयर नियर अनदर वन। क्या एक स्टार दूसरे स्टार के करीब आता है? 2007 में क्वेश्चन रेज हुआ। डू द स्टार्स कम नियर वन अनदर। क्या स्टार एक दूसरे के करीब आते हैं? 2014 में ये क्वेश्चन आया लाहौर बोर्ड में, और इस क्वेश्चन के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है। एक स्टार लगा होगा तो इसका मतलब होगा ये इम्पॉर्टेंट है। 2 स्टार होंगे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह 3 स्टार और 4 स्टार भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको मज़ीद गैस मिल जाता है। आंसर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि सितारे एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते। विद द रेफरेंस ऑफ थॉट प्रोवोकिंग साइंटिफिक ऐसे द डाइंग सन जो कि साइंटिफिक ऐसे है और सोच विचार पर मजबूर कर देने वाला ऐसे है, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। कायनात के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। कायनात के अंदर अरबों खरबों सितारे हैं। द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर वेरी ग्रेट। इनके दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा है। किन के दरमियान में? स्टार्स के दरमियान में। मोस्टली दे ट्रैवल अलोन। ज़्यादातर ये अकेले ही सफ़र करते हैं कायनात में। सो अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट। इसी तरह बहुत कम ऐसा होता है, सेल्डम बहुत कम ऐसा होता है कि एक स्टार दूसरे स्टार के करीब आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्स के बारे में ज़्यादा मालूमात चाहिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, उसमें आपको विजुअली दिखाएंगे कि सितारे किस तरह मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
What happened when according to Sir James Jeans, क्या हुआ था जब जेम्स जीन्स के मुताबिक आ वंडर स्टार एक अंधाधुंध हरकत करता हुआ एक आवारा गर्द सितारा वंडरिंग थ्रू स्पेस जो फिजा में अंधाधुंध आवारा गर्दी कर रहा था, केम नियर द सन, वो हमारे सूरज के करीब आया था। जब एक आवारा बड़ा स्टार हमारे सूरज के करीब आया तो क्या हुआ था? जेम्स जीन्स ने क्या कहा है बताएं 2007 में। What happened when the wandering star come nearer and nearer? बताइए जब एक wandering star करीब से करीब आया था क्या हुआ था? 2004। When did the rare event take place? और rare event कभी ना होने वाला वाक़या कब वकू पजीर हुआ? 2002। When did a star happen to come near the sun? कब एक सितारा सूरज के करीब आया? 2014। What happened when a star began to move away from the sun? क्या हुआ था जब बड़ा स्टार हमारे सूरज से दूर गया था? करीब आने के बाद फिर दूर गया तो फिर क्या हुआ? 2010। How did our earth come into existence? हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई? 2013। आंसर, इन 8 सवालों का एक ही जवाब है। With the reference of thought-provoking scientific essay The Dying Sun, Sir James says that some 2000 million years ago, कुछ अरबों खरबों साल पहले, a star came near the sun, एक बड़ा स्टार हमारे सूरज के करीब आया। It raised a big wave of gases. It raised a big wave of gases. इसने गैसेस की एक बड़ी लहर खड़ी कर दी हमारे सूरज पर। On the surface of the sun, हमारे सूरज के सतह पर। As a star moved away, जैसे ही वो स्टार दूर गया, the wave broke into pieces, तो हमारे सूरज के ऊपर खड़ी हुई लहर जो थी वो टुकड़ों में टूट गई। These pieces are called planets. इन टुकड़ों को हम planets कहते हैं। They began to move round the sun. ये सूरज के गिर्द घूमने लगी, ये लहर या ये टुकड़े सूरज के गिर्द घूमने लगे। Our earth is one of them. हमारी ज़मीन इनमें से एक है। Question 4. What is Milky Way? इसे वे नहीं पढ़ना, वाई पढ़ना है, वाई। What is Milky Way? 2014। ये मिल्की वाई क्या है? सितारों के झुरमुट को मिल्की वाई कहते हैं। ठीक है, अगर आप बलूचिस्तान में जाएं और वहाँ पर रात गुजारने का मौका मिले तो आपको इतने स्टार्स नज़र आएंगे और इतने मिल्की वाइज नज़र आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे ये वाकई पाकिस्तान है और ये आसमान है, वाकई हमने देखा नहीं है ऐसा पहले कभी। हाउ इज़ द स्पेस बियॉन्ड मिल्की वाई? मिल्की वाई से दूर, सितारों के झुरमुट से दूर फिजा कैसी है? ठंडी है। What in your opinion should be the condition necessary? आपके मुताबिक कौन सी शराइत ज़रूरी हैं फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, उस जैसी ज़िंदगी के लिए, वी नो जिसे हम जानते हैं, टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, दूसरे किसी सितारे पर जिंदा रहने के लिए। ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जिसे हम जानते हैं, वैसी ज़िंदगी किसी और हेवनली बॉडी पर अगर हो तो कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है? अच्छा जी, ये 2012 में आया क्वेश्चन। वाई लाइफ लाइक अस इज़ पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ? जैसी हमारी ज़िंदगी है ऐसी ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन पर ही क्यों है? इज़ लाइफ कन्फाइंड टू द अर्थ ओनली? क्या ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन तक महदूद है, ज़मीन से बाहर कोई ज़िंदगी नहीं? इफ़ सो, अगर ऐसा है,
वाई, ऐसा क्यों है? वाई डज लाइफ नॉट एग्जिस्ट ऑन द अदर स्टार्स, दूसरे सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं है? वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं है? 2009, स्टार्स पर जिंदगी क्यों नहीं है? क्योंकि उधर ना ऑक्सीजन है, ना हवा है, ना ऑक्सीजन, ना हवा, ना पानी। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। Why does life not to seem have any part in the plan of the universe? क्या आपको ऐसा लगता है कि कायनात में ज़िंदगी का कोई प्लान नहीं था? हमारी ज़मीन पर जो ज़िंदगी है ये एक्सीडेंटल है। जी सर। एक्सीडेंटल मतलब ये खाम खा वजूद में आ गई है। कायनात में ज़िंदगी का कोई प्लान नहीं था। एक थेरी है दुनिया के अंदर कि इंसान जो है वो क्रिमिनल है, मुजरिम है, वो खुद ब खुद ही पैदा हो गया है, प्लान में नहीं था। ठीक है, इसे कहते हैं क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस, जिंदा होने का क्राइम। ओके, वाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट, क्यों हमारी कायनात जिसमें हमारी ज़मीन भी हिस्सा है, सो फ्राइटनिंग, डराती क्यों है? ज़मीन हमें डराती क्यों है? गिव एज मैनी रीजंस एज यू कैन, और इतनी वजूहात बताएं जितनी आप दे सकते हैं। When we try to explore universe, जब हम कायनात का तज्जिया करते हैं, कायनात का मुआयना करते हैं, what is our first feeling on the earth, ज़मीन पर ठहरे हुए हमारे पहली फीलिंग क्या आती है? किसी भी स्टार पर और ज़िंदगी नहीं, सिर्फ ज़मीन पर ज़िंदगी है। तो ये चीज़ हमें डराती है कि हम तन्हा हैं पूरी कायनात में। इसीलिए इंसान मार्स पर जा रहा है और मून पर जाता है और तलाश कर रहा है शायद कोई और भी लिविंग बीइंग उसे मिल जाए। With the reference of thought-provoking scientific essay, The Dying Sun, stars are burning balls of fire. सितारे क्या हैं? आग के बड़े बड़े गोले हैं। मिल्की वाई इज द गैदरिंग ऑफ these burning balls. और मिल्की वाई क्या है? सितारों का जुर्मिट है। इन बर्निंग बाउल्स की गैदरिंग है। द स्पेस बियॉन्ड मिल्की वाई इज डार्क एंड कोल्ड, और मिल्की वाई से दूर चले जाएं जो खला है वो तारीक भी है और ठंडा भी है। सो लाइफ कैन नॉट स्टे बोथ इन स्टार्स, तो ज़िंदगी ना तो सितारों में कायम हो सकती है, एंड आउट इन स्पेस, ना बाहर खला में ज़िंदगी कायम रह सकती है। दोनों जगहों पर नहीं रह सकती। रीजनेबल टेम्परेचर, एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर लाइफ। रीजनेबल, माकूल किस्म का टेम्परेचर, ना ज़्यादा ना कम, और वाटर और एयर, हवा की ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। सच कंडीशंस आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, ऐसी सूरत हाल कहीं भी नहीं पाई जाती। सो इट सीम्स लाइफ इज एक्सीडेंटल एंड अलोन, पास लगता है ज़िंदगी अचानक ही वजूद में आ गई है और ज़िंदगी तन्हा है, अकेली है। एंड दिस ऑल इज़ फ्राइटनिंग, और ये सब चीज़ें हमें डराती हैं, डरावनी हैं। What, next question number 5, last question is over there. What are the temperature belts? Temperature belts क्या होती हैं? What may happen outside and inside the narrow belts? और narrow belts के अंदर और बाहर क्या होता है या क्या हो सकता है? 2011। अब हमारा टॉपिक है नैरो बेल्ट्स, टेम्परेचर बेल्ट्स, ये हमारा टॉपिक रहेगा। डिफाइन अ लाइफ जोन और लाइफ बेल्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में लाइफ बेल्ट क्या है? व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स एंड नैरो बेल्ट्स और लाइफ जोन? तीनों बातें इकट्ठे कर दी हमने। जो हमारे टॉपिक्स हैं, टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं, नैरो बेल्ट्स क्या हैं, लाइफ जोन क्या होता है, 2001 में आया। Write a note on the beginning of life on earth.
ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो कैसे हुआ, उस पर नोट लिखें। हाउ, व्हेन एंड वाई वाज लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। कैसे, कब, क्यों ज़िंदगी ज़मीन पर पैदा हुई, कैसे हुई थी पैदा? सितारे का आपस में मिलने की वजह से। नो, सर जेम्स जीन्स ने कहा था पता नहीं कैसे, जी। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया था, एक जिंदा जानदार चीज जमीन पर पैदा हो गई थी। मैंने सर जेम्स जीन्स की बात को फिर तकवीयत दी। मैंने कहा कि बादल थे, एनर्जी थी, हवा थी, इरताश था, तो एनर्जी मौजूद थी, किसी न किसी तरह से एनर्जी का एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया होगा। भाई क्यों घबराते हो, परेशान होते हो सर जेम्स जीन्स? अच्छा, हाउ, व्हेन एंड व्हाई डिड लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस। कैसे, कब और क्यों जिंदगी वजूद में आई। हाउ डिड लाइफ कम इनटू बीइंग ऑन अर्थ। कैसे जिंदगी जमीन पर शुरू हुई। 2010, हाउ डिड लाइफ डेवलप। जिंदगी कैसे नशोनुमा पाई जिंदगी ने। वेयर कैन लाइफ एग्जिस्ट। जिंदगी कहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। आइए हम इसका जवाब देते हैं। हमारे दो क्वेश्चंस हैं बड़े, एक है कि टेम्परेचर बेल्ट्स क्या होती हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। अराउंड द स्टार, स्टार के करीब करीब इर्द गिर्द देयर आर डिफरेंट टेम्परेचर बेल्ट्स, मुख्तलिफ टेम्परेचर बेल्ट्स हैं। स्टार के करीब जाओगे तो गर्मी होगी कि सर्दी होगी? गर्मी होगी। स्टार से दूर जाएंगे तो सर्दी होगी। इसका मतलब टेम्परेचर बेल्ट हो गए ना जी सर। कि 10 किलोमीटर करीब चले जाओ तो गर्मी शुरू, 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, हाँ जी ये बात हुई ना। तो इनको, ये जो टेम्परेचर के मुख्तलिफ रेट्स हैं, मुख्तलिफ टेम्परेचर के मूड्स हैं, तो इसको हम टेम्परेचर बेल्ट्स कहते हैं। तो हर स्टार के गिर्द टेम्परेचर बेल्ट ठहरी हुई है। देयर आर डिफरेंट टेम्परेचर बेल्ट्स। नियर द स्टार टेम्परेचर बेल्ट इज हॉट। स्टार के करीब जाएंगे तो टेम्परेचर बेल्ट गर्म होती जाएगी, भून डालेगी। एंड अवे द स्टार टेम्परेचर बेल्ट इज टू कोल्ड। और अगर दूर चले जाएंगे स्टार से तो टेम्परेचर बेल्ट ठंडी होगी। एट अ सर्टेन डिस्टेंस टेम्परेचर बेल्ट इज मॉडरेट। एक सर्टेन डिस्टेंस, एक खास फासले पर टेम्परेचर बेल्ट मुतदिल होगी, मुनासिब होगी, ना गर्म ना ठंडी। दिस इज कॉल्ड नैरो बेल्ट्स और लाइफ जोन। इसको नैरो बेल्ट कहते हैं या लाइफ जोन कहते हैं। जैसे कि ज़मीन सूरज से ठहरी हुई है नैरो बेल्ट में या टेम्परेचर बेल्ट में, ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट है। अगर ज़मीन को थोड़ा सा पीछे धकेल दें 20, 25 या 100 किलोमीटर तो टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। सूरज के करीब धकेल दें टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। हाँ, सूर्य के करीब धकेलना नहीं है ना, वो बिच बन जा पाएगा। अर्थ इज इन दिस नैरो बेल्ट। ज़मीन इस नैरो बेल्ट में है या टेम्परेचर बेल्ट में है या लाइफ जोन में है। फेवरेबल फॉर लाइफ, जो कि ज़िंदगी के लिए फेवरेबल है। देन समहाउ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर किसी तरह से यहाँ पर एक सिंपल जानदार ऑर्गेनिज्म, जानदार, केम इनटू एग्जिस्टेंस, वजूद में आ गया क्योंकि टेम्परेचर मॉडरेट था, मुनासिब है। देन इट डेवलप्ड, फिर ये डेवलप हो गया। दिस वाज अ चैप्टर। सुनाई सफी। सर एक क्वेश्चन पूछना था। यस। सर इनकी स्टार्स की स्पीड क्या होती है? नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, ये तो कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट बता सकता है। ये कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट का क्वेश्चन है। तो सर ये देखें ना, अगर एक स्टार घूम रहा है तो वो अपनी एक स्पीड से और एक अपनी गड्डी से घूम रहा होगा, तो वो उसकी अचानक से स्पीड कैसे तेज हो सकती है या कुछ और कैसे हो सकता है जो उसके साथ जाके टकराए? लेकिन रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं ना जी सर। वो पर रैंडम मूवमेंट तो ऐसे तो अगर एक अपनी जगह से अगर हिले स्पीड तो बढ़ सकती है किसी जगह से नहीं। ये स्पीड लाजमी तो नहीं बढ़ जाए, हो सकता है स्पीड की बढ़ती भी हो, कम भी होती हो, लेकिन फासले इतने ज़्यादा हैं
कि पता ही नहीं चलता, वो करीब आते ही नहीं है। सवाल तो हमारा ये है।